अस्सलाम वालेकुम। आए बात करते हैं सबसे अहम बायोलॉजिकल अमल के बारे में। मजाक से हटकर अगर ये अमल मौजूद नहीं होता तो शायद इस दुनिया में ज़िंदगी ही ना होती और मैं यहाँ बैठकर ये वीडियो ना बना रही होती, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई जगह नहीं होती जहाँ से मुझे खाना मिले। और इस अमल को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, और आप लोगों को शायद पहले से ही इसके बारे में काफ़ी कुछ मालूम होगा। इसके पीछे पूरा ख्याल ये है कि पौधे, बैक्टीरिया और एल्जाई या एलजी और दूसरी चीज़ें भी, लेकिन अमूमन इसको हम पौधों से ही मुंसलिक करते हैं। इसको मैं यहाँ बहुत आसान लफ्ज़ों में दिखाती हूँ। हम इसको आम तौर पर पौधों के साथ ही जोड़ते हैं, और ये एक ऐसा अमल है जो पौधे इस्तेमाल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेने के लिए, और साथ में थोड़ा पानी भी और थोड़ी सूरज की तवानाई भी। और ये सब लेकर वो इनको तब्दील कर देता है कुछ शुगर्स या शायद कार्बोहाइड्रेट्स में। तो कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर्स और इसके साथ ऑक्सीजन। अब देख के पता लग रहा है कि इसके पास दो बहुत अहम चीज़ें हैं जो हम जिंदा रहने वाली स्पीशीज़ के बहुत काम आती हैं। पहली ये कि हमें ज़रूरत होती है कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर्स की अपने जिस्म में जान डालने के लिए या तवानाई डालने के लिए। आपने ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन वाली वीडियो में देखा होगा। हम अपना सारा एटीपी पैदा करते हैं ग्लूकोज पे सेल्यूलर रेस्पिरेशन परफॉर्म करके या उस पे करवा के, सेल्यूलर रेस्पिरेशन करवा के, जो कि बुनियादी तौर पर बाय प्रोडक्ट है कार्बोहाइड्रेट्स का। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में ये अमल करना हमारे लिए सबसे आसान है। और दूसरी सबसे अहम चीज़ जो है वो है ऑक्सीजन को हासिल करना। एक बार फिर हमें ऑक्सीजन को ब्रीथ करना पड़ता है, यानी सांस जब भी हम लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को लेते हैं, यानी इसको ब्रीथ करते हैं। तो हमें ऑक्सीजन को ब्रीथ करना पड़ता है ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, सांस लेने के लिए, सेल्यूलर रेस्पिरेशन करने के लिए। तो ये दो चीज़ें ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ख़ास तौर पर उस ज़िंदगी के लिए जो ऑक्सीजन ब्रीथ, या उस जानदार के लिए जो ऑक्सीजन को सांस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं या उसे ब्रीथ करते हैं। तो ये जो अमल है ना कि सिर्फ ये बहुत दिलचस्प है, इससे पता लगता है कि हमारे इर्द गिर्द ऑर्गेनिजम्स हैं, ज़्यादातर पौधे, जो सूरज की तवानाई का असल में इस्तेमाल कर सकते हैं। सूरज में फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं जो कि 93 मिलियन माइल्स की दूरी पर है, और वो कर रहे हैं रिहा या रिलीज ये फोटॉन्स। और इन फोटॉन्स का एक छोटा सा सबसेट पहुंच जाता है इस दुनिया की सतह तक। वो अपना रास्ता बादल और पता नहीं किस किस चीज़ के ज़रिए बनाते हैं, और फिर ये पौधे, बैक्टीरिया और एल्जी किसी तरह से इस्तेमाल करके इनको तब्दील कर देते हैं शुगर्स में, जो कि फिर हम खा सकते हैं, या फिर शायद भैंस इनको खा जाती है और हम इस भैंस को खा जाते हैं, और फिर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं तवानाई के लिए। अब ये नहीं है कि भैंस पूरी की पूरी कार्बोहाइड्रेट्स ही है, लेकिन बुनियादी तौर पर यही तवानाई इस्तेमाल होती है इन सारे दूसरे कंपाउंड्स के लिए जो हम खाते हैं। यहाँ से हमारे जिस्म को वो सारा फ्यूल मिलता है, वो सारी ताकत मिलती है। तो यही जानवरों के लिए है ताकत। या फिर अगर आप एक आलू बराह रास्त खा रहे हैं तो आपको बराह रास्त आपके कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं। लेकिन खैर, ये बहुत ही आसान लफ्ज़ों में बयान की गई फोटोसिंथेसिस है, लेकिन ये गलत नहीं है। अगर आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में सिर्फ एक चीज़ जाननी होती तो वो ये ही होगी। लेकिन अब चलते हैं थोड़ा और गहराई में और समझने की कोशिश करते हैं कि ये असल में पूरा अमल होता कैसे है। मुझे तो बहुत ही कोई हैरत अंगेज लगता है कि सूरज की रोशनी के फोटॉन्स को इस्तेमाल करते हुए ये शुगर मॉलिक्यूल्स बनाई जा रही हैं, या फिर ये कार्बोहाइड्रेट्स। तो चलते हैं थोड़ा गहराई में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फोटोसिंथेसिस की वो इक्वेशन जो आमतौर पर इस्तेमाल की जाती है। मैंने यहाँ ऊपर तकरीबन वही लिख दी थी, लेकिन यहाँ मैं इसको थोड़ा और साइंसी तौर पर मखसूस लिखूंगी। आप शुरू करते हैं थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड से, इसमें शामिल करते हैं थोड़ा सा पानी, और इसमें शामिल करते हैं बजाय सूरज की रोशनी के, मैं इसको कहूँगी फोटॉन्स, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो क्लोरोफिल में इलेक्ट्रॉन्स को हरकत में लाती हैं, और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं हायर एनर्जी यानी ज़्यादा कुव्वत वाली स्टेट या हालत में। और जैसे ही ये लोअर एनर्जी स्टेट में जाते हैं, यानी कम कुव्वत वाली हालत में, हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस तवानाई को एटीपीज बनाने के लिए। और आप देखेंगे NADPHs, और ये इस्तेमाल होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए, और ये हम थोड़ी देर में देखेंगे।
लेकिन जो जायज़ा है फोटोसिंथेसिस का, आप शुरू करते हैं इन अज्जा से और आखिर में आपके पास होता है कार्बोहाइड्रेट। और ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये ग्लूकोज ही हो। तो जो आम तरीका है कार्बोहाइड्रेट लिखने का वो है CH2O, और इसके बाहर हम एक N डालेंगे कि हमारे पास N मल्टीपल्स हो सकते हैं इनके, और आम तौर पर N कम से कम भी 3 होगा। और जहाँ तक ग्लूकोज की बात है तो ये N होगा 6 यानी 6। आपके पास हैं 6 कार्बन्स और 12 हाइड्रोजन्स और 6 ऑक्सीजन्स। तो ये एक आम टर्म है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, लेकिन इसके कई मल्टीपल्स हो सकते हैं। आपके पास हो सकते हैं ये बड़ी चेन वाले कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ आपको मिलती है ऑक्सीजन। तो ये जो यहाँ पर हैं, ये ऊपर लिखी हुई चीज़ से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है जो मैंने लिखी थी फोटोसिंथेसिस के बारे में, जैसा हम इसके बारे में तसव्वुर करते हुए आए हैं हमेशा से। तो अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए देखते हैं कि हमारे पास n कार्बन्स इस तरफ हैं, तो यहाँ बाएं तरफ भी मुझे n कार्बन्स चाहिए होंगे। अब मेरे पास 2n हाइड्रोजन है यहाँ, तो मुझे यहाँ भी 2n हाइड्रोजन्स चाहिए होंगे। तो मैं एक n यहाँ लिख देती हूँ। अब देखते हैं कि मेरे पास कितने ऑक्सीजन्स हैं। तो मेरे पास यहाँ बाएं तरफ हैं 2n ऑक्सीजन और 1n ऑक्सीजन, तो ये हो गए 3n ऑक्सीजन्स। और दाएं तरफ है 1n इधर, और यहाँ भी मैं 1n लगा लूँ। और अब मुझे लगता है कि ये इक्वेशन हो चुकी है बैलेंस और आ चुकी है तवाज़ुन में। तो ये एक ऊपर से नज़रिया है कि फोटोसिंथेसिस में हो क्या रहा है। अगर बहुत दूर से हम फोटोसिंथेसिस को देखें और एक बड़ी तस्वीर इसकी देखें तो फोटोसिंथेसिस ये है। लेकिन जब आप और गहराई में जाते हैं तो आप देखते हैं कि ये बराह रास्त नहीं होता। इसमें कई सारे स्टेप्स शामिल होते हैं और बहुत सारे मराहिल जो हैं वो इसमें शामिल होते हैं, जो आखिरकार हमें ले चलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स तक। तो आम तौर पर हम फोटोसिंथेसिस को तोड़ सकते हैं। मैं यहाँ फोटोसिंथेसिस फिर से लिख लेती हूँ। तो हम इसको 2 मराहिल में तोड़ सकते हैं। पहले वाले को हम लाइट रिएक्शंस कह सकते हैं, या कभी-कभी इनको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस भी कहा जाता है, और शायद ये इसको लिखने का बेहतर तरीका है। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ। लाइट डिपेंडेंट का मतलब ही यही होता है कि इनको रोशनी चाहिए होती है कुछ करने के लिए, और ये मुनहसर होते हैं रोशनी पर। और फिर आपके पास होते हैं डार्क रिएक्शंस, और ये असल में एक बहुत ही बुरा नाम है क्योंकि ये भी रोशनी में ही वाक़े होते हैं, डार्क रिएक्शंस। और जो वजह है जिसकी बिना पर मैंने इसको बुरा नाम कहा है, क्योंकि ये रोशनी में ही वाक़े होते हैं, लेकिन इसको डार्क शायद इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये वाला फोटोसिंथेसिस का हिस्सा मुनहसर नहीं होता है फोटॉन्स पे वाक़े होने के लिए। तो इसका बेहतर नाम होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, कि ये लाइट या रोशनी पर मुनहसर नहीं होते अपना काम करने के लिए। तो सिर्फ वाज़े करने के लिए, लाइट रिएक्शंस को असल में ज़रूरत होती है सूरज की रोशनी की। इनको असल में फोटॉन्स की ज़रूरत होती है आगे बढ़ने के लिए, और डार्क रिएक्शंस को ज़रूरत नहीं होती फोटॉन्स की वजूद में आने के लिए। हालांकि ये होते तब ही हैं जब सूरज बाहर आया हुआ होता है, यानी रोशनी होती है। इनको ये फोटॉन्स नहीं चाहिए होते हैं, फिर इनको ज़रूरत होती है इन बाय प्रोडक्ट्स की जो लाइट रिएक्शन से मिलते हैं, और इसी वजह से इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। ये होते हैं जब सूरज बाहर होता है, लेकिन इनको सूरज की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसको ज़रूरत होती है सूरज की। मैं इसको ज़रा और वाज़े कर देती हूँ। तो इसको चाहिए होती है सूरज की रोशनी, इसको चाहिए होते हैं फोटॉन्स। इसका मैं एक बहुत छोटा सा जायज़ा यहाँ बना लेती हूँ। तो लाइट रिएक्शंस को चाहिए हैं फोटॉन्स, और फिर इसको चाहिए पानी। तो पानी जाता है लाइट रिएक्शंस के अंदर, और लाइट रिएक्शंस के दूसरी तरफ हमको मिलता है कुछ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो ये होता है लाइट रिएक्शंस में। और अब मैं इसकी और गहराई में जाऊंगी, और जो लाइट रिएक्शंस पैदा करते हैं वो है ATP, जिसके बारे में हमको मालूम है कि इनको बायोलॉजिकल करेंसी माना जाता है तवानाई का। तो ये बनाता है ATP और ये बनाता है NADPH। तो जब हमने सेल्यूलर रेस्पिरेशन पढ़ा था, हमने देखा था मॉलिक्यूल NADH। तो NADPH भी बहुत मिलता जुलता है इससे, सिर्फ एक P है यहाँ पर आपके पास। ये फॉस्फेट ग्रुप, लेकिन असल में इनके मैकेनिज्म्स भी बहुत मिलते जुलते हैं जिस तरह से ये काम करते हैं। ये एजेंट यहाँ पर, ये मॉलिक्यूल यहाँ पर, ये इस काबिल होता है कि ये दे सके ये हाइड्रोजन और जो इलेक्ट्रॉन जुड़ा हुआ होता है इस हाइड्रोजन से।
तो अगर आप एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दें या फिर कोई और एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हासिल कर ले, तो वो कोई और कम हो रहा है। मैं इसको लिख भी देती हूँ। ऑयल रिग, OILRIG, ये बहुत पुरानी मिसाल है इस चीज़ को समझाने के लिए। तो ये बता रहा है कि ऑक्सीडेशन कर रहा है लूज़ एक इलेक्ट्रॉन को, लूज़ से मुराद है खो देना, और रिडक्शन कर रहा है गेन एक इलेक्ट्रॉन को, गेन से मुराद है उठा लेना या पा लेना। आपका चार्ज कम हो जाता है जब आप एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इसका नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये है एक रिड्यूसिंग एजेंट, ये हो जाता है ऑक्सीडाइज्ड, खोकर हाइड्रोजन को और इसके साथ इलेक्ट्रॉन को। बुनियादी तौर पर अगर मैं एक हाइड्रोजन खोती हूँ, तो मैं ये काबिलियत भी खो देती हूँ कि इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को पकड़ कर रखूँ। तो ये यहाँ पर जब ये रिएक्ट करता है दूसरी चीज़ों के साथ, ये बनता है रिड्यूसिंग एजेंट, ये दे देता है इस हाइड्रोजन को और इसके साथ जुड़े इलेक्ट्रॉन को भी, और ये दूसरी चीज़ हो जाती है रिड्यूस। तो ये चीज़ हुई एक रिड्यूसिंग एजेंट। और इसका जो फ़ायदा है वो ये कि जब ये हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ा इलेक्ट्रॉन जाता है NADPH से किसी और मॉलिक्यूल और चला जाता है एक लोअर एनर्जी स्टेट में, वो एनर्जी या तवानाई भी इस्तेमाल हो सकती है डार्क रिएक्शंस में। और हमने सेल्यूलर रेस्पिरेशन में देखा था इससे बहुत मिलता जुलता मॉलिक्यूल NADH, जो क्रैब साइकिल से जब गुजरता है या जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरता है, तो इसने मदद की थी ATP बनाने में, जैसे जैसे इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए थे और चला गया था लोअर एनर्जी स्टेट में। लेकिन मैं आपको ज़्यादा उलझन में नहीं डालूंगी। तो लाइट रिएक्शंस में आप लेते हैं फोटॉन्स, आप लेते हैं पानी, ये बाहर निकालता है ऑक्सीजन और ये साथ में बाहर निकालता है ATP और NADPH, जो कि फिर इस्तेमाल हो सकते हैं डार्क रिएक्शंस में। और ज़्यादातर पौधों की जो हम बात करते हैं डार्क रिएक्शंस के हवाले से, हम इसको कहते हैं केल्विन साइकिल, और इसकी तफसील में हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे कि असल में इसमें होता क्या है। लेकिन ये लेता है ATP और NADPH और ये बनाता है पी गैल, आप इसको G3P भी कह सकते हैं। ये बराह रास्त ग्लूकोज नहीं बनाता। तो ये पी गैल जो है ये है फॉस्फोग्लिसरल अल्डिहाइड, या फिर आप इसको कह सकते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, बिल्कुल हूबहू वही मॉलिक्यूल है। इसको आप तस्वीर कर सकते हैं 3 कार्बन्स जिसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। लेकिन ये बाद में इस्तेमाल किया जा सकता है दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए जिसमें ग्लूकोज भी शामिल है। अगर आपके पास ये दो हैं तो आप ये दो इस्तेमाल कर सकते हैं ग्लूकोज बनाने के लिए। तो जल्दी से इसका एक और जायजा लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही अहम है। मैं लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस पे बाद में एक और वीडियो बना लूंगी। तो फोटोसिंथेसिस, आप शुरू करते हैं फोटॉन से। अब ये सब होता है जब सूरज बाहर होता है, लेकिन सिर्फ लाइट रिएक्शंस को ज़रूरत होती है फोटॉन्स की। लाइट रिएक्शंस लेते हैं फोटॉन्स और पानी ऑक्सीजन बाहर निकाला जाता है, ATP और NADPH भी, जो कि फिर इस्तेमाल किए जाते हैं डार्क रिएक्शंस में, या कह लें कि केल्विन साइकिल में, या फिर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में, क्योंकि ये होते तो रोशनी में ही हैं लेकिन इनको फोटॉन्स की ज़रूरत नहीं होती। तो ये हुए लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। मैं यहाँ डार्क रिएक्शन का एक बहुत अहम जुज़ू लिखना भूल गई। इसको ज़रूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। यहाँ से आपको मिलता है वो कार्बन जिससे बनता है ये फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड या ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो ये बहुत ही ज़्यादा अहम है। ये अंदर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड और सारे प्रोडक्ट्स लाइट रिएक्शंस के, और फिर इनको इस्तेमाल करता है केल्विन साइकिल में। ये बहुत ही सादा सा बिल्डिंग ब्लॉक बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स के। और अगर आपको ग्लाइकोलिसिस से याद हो, आपको शायद याद हो कि ये पी गैल मॉलिक्यूल या फिर ये G3P एक ही चीज़, ये असल में पहला प्रोडक्ट था जब हमने ग्लूकोज को 2 हिस्सों में तोड़ा था, जब हमने ग्लाइकोलिसिस को अंजाम दिया था। अब हम जा रहे हैं दूसरी तरफ, हम ग्लूकोज बना रहे हैं ताकि हम इसको बाद में तोड़ सकें तवानाई के लिए। तो ये एक जायजा है फोटोसिंथेसिस का। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही।